So students, welcome back. Last video में we talked about the description of Mendeleev's periodic table. और मैंने आपको बताया था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बहुत सारे थे, टाइम टू टाइम उसमें इंट्रोडक्शन होता रहा था, नए नए एलिमेंट्स का चेंजेस आते रहे थे उसके अंदर। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो टेबल मैंने दिखाई थी आपको, जो स्क्रीन पे आप देखिएगा, इस टेबल में ये लेंथनेट एक्टिनाइट्स को हम रिमूव कर दें और ये जीरो ग्रुप को रिमूव कर दें तो ये हमारी इंप्रूव्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहलाती है। फिर धीमे धीमे इसमें जीरो ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, विद द डिस्कवरी लेंथनाइट्स और एक्टिनाइट्स भी इंट्रोड्यूस हुए इसके अंदर। और इस टेबल की अब शक्ल बदल गई, जिसको हम लोग मॉडर्न या मॉडिफाइड टेबल के फॉर्म में देखते हैं। लेकिन मॉडर्न और मॉडिफाइड वर्ड हम जब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि इस टेबल में हम एटॉमिक मासेस को रिप्लेस करके एटॉमिक नंबर ना दे दें। तो बेसिकली हमने तीन तरह की टेबल की बात करनी है यहां पर। जो बीच बीच में इंप्रूवमेंट्स हुए वो अलग चीज है। एक सबसे पहले मेंडलीव की ओरिजिनल टेबल, उसको अब में जिसमें क्या नाम 12 सीरीज थी और 8 ग्रुप्स थे। दूसरी फिर इंप्रूव्ड पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर उन्होंने सीरीज को हटा करके 7 पीरियड्स इंट्रोड्यूस किए और ग्रुप्स 8 ही रहे। अब इसमें ग्रेजुअली 0 ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हुआ, 9 ग्रुप हो गए, ये नेक्स्ट इंप्रूवमेंट आया। फिर लेंथनाइट्स और एक्टिनाइट्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए, तो टेबल एक्सपेंड होती चलेगी। लेकिन अभी तक ये मॉडिफाइड मॉडर्न टेबल नहीं कहला रही है। अब इसके अंदर यदि हम एटॉमिक मासेस को हटा करके एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस कर दें तो एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस करते ही इस टेबल को हम कहते हैं मॉडिफाइड और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो तीसरी टेबल में कुछ नहीं हुआ जो मॉडर्न टेबल हम कर रहे हैं मॉडिफाइड टेबल का, उसके अंदर केवल मोजले की वजह से एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस हुआ था, जो मैं आगे बताऊंगा। और इसकी वजह से कुछ मेरिट्स और सॉरी डीमेरिट्स उसकी रिमूव हो गई थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन के बाद में कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या थी। तो वी कम टू द स्क्रीन। मेरिट्स में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आया था गैप्स। उसने 3 गैप्स मेन छोड़े थे, हालांकि टोटल 4 गैप दिख रहे हैं आपको टेबल में। एक गैप 44 का, एक 68 का और एक 72 का। हालांकि 100 वाला गैप भी था, लेकिन मेनली हम इन 3 गैप्स की बात करते हैं। तो इन 3 गैप्स के लिए उन्होंने नाम भी दिया था, मैंने आपको बताया था, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम। बल्कि कहना चाहिए क्रम में मुझे एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एल्का सिलिकॉन। 100 एटॉमिक मास के नियर अबाउट जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, वो डिस्कवर नहीं हुआ बल्कि सिंथेसाइज हुआ था, वो था टेक्नीशियम, द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। इस गैप की वजह से एक तो ये है कि साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आया कि न्यू एलिमेंट्स शुड बी डिस्कवर्ड, तो कोशिशें बढ़ गई इस तरीके से। तो नई नई एलिमेंट की डिस्कवरी यदि पॉसिबल हुई तो कहीं ना कहीं गैप्स का उसमें हाथ है। दूसरा, न्यू एलिमेंट डिस्कवर होने के साथ साथ टेबल को बिना डिस्टर्ब किए उसमें एडजस्ट होते चले गए, सबसे बड़ा उसका फायदा था, चाहे गैप्स के फॉर्म में और चाहे साइड में और चाहे टेबल के नीचे। तो मेंडलीव टेबल पे मेन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट आता है करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस की बात करते हैं। तो बेसिकली एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला होता है, आप जरा देखिए अपने टेबल के साइड में देखिएगा इसके चैप्टर के, कि एटॉमिक मास इक्वल टू वैलेंस इनटू इक्विवेलेंट वेट, क्या फॉर्मूला होता है। उस टाइम पर जो साइंटिस्ट लोगों ने उसकी वैलेंस जस्टिफाई की थी वो 3 मानी गई थी बेरिलियम की। यदि वैलेंस को 3 मानते हैं, 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एटॉमिक मास का 30.5 आता है। अब 13.5 एटॉमिक मास के साथ में जरा नीचे देखें, लिथियम, बेरिलियम, यदि हम यहाँ 9 की जगह 13.5 कर देते हैं तो ये बेरिलियम, लिथियम, बोरॉन के सामने बीच में तो आ ही नहीं पाएगा। अब इसको उठा के हमें रखना पड़ा है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। लेकिन मेंडलीव टेबल के हिसाब से कार्बन वाला कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाला कॉलम था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वाला कॉलम था। इनके बीच में कोई नया कॉलम केवल एक एलिमेंट के लिए कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, तो फिर वो यहाँ पोजिशन नहीं आया। दूसरी प्रॉपर्टी वाइज भी यहाँ पर सेट नहीं हो रहा था। तो इसकी स्टडीज डाल्टन ने, मेंडलीव ने कायदे से की और उन्होंने देखा कि बेसिकली इसकी वैलेंस 2 है ना कि 3, इसके कंपाउंड के बेसिस पर। और इस हिसाब से उन्होंने करेक्टेड एटॉमिक मास इंट्रोड्यूस किया कि 2 × 4.5 = 9। इस मास के साथ में अब लिथियम और बोरॉन के बीच में बेरिलियम सेट हो गया, क्योंकि मास भी एवरेज आएगा 7 + 11 / 2, तो ये 9 इसका एटॉमिक मास भी आएगा और बेरिलियम यहाँ पर बेटर फिट होता है अब। और प्रॉपर्टी वाइज भी बेरिलियम मैग्नीशियम के ऊपर प्लेस करते हैं तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी मैच करती है। तो ये एटॉमिक मास करेक्ट किया था। और अपने नोट्स में देखें आप कि सिमिलरली ही आल्सो रेक्टिफाइड एक्टिव मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स। रेक्टिफाई माने करेक्ट करना, और नेमली प्लेटिनम, गोल्ड, इंडियम एटसेट्रा। नेक्स्ट मेरिट आती है, इट वाज फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन इन टेबुलर फॉर्म।
फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन टेबुलर फॉर्म में देने की कोशिश तो न्यूलैंड ने भी की थी, हालांकि उन्होंने उसकी कोशिश को ही आगे बढ़ाया, लेकिन ये सफल हुए और न्यूलैंड साहब 100% सफल नहीं हो पाए थे। और इस टेबुलर क्लासिफिकेशन की वजह से एक बेनिफिट हुआ कि किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट की हम प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं तो बाकी एलिमेंट्स का भी हमें आइडिया लग जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा था इसका। फिर इसमें लिखा हुआ टेबल वाज सो सिस्टमैटिक दैट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स वर फिट इन देयर प्रॉपर प्लेसेस विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्केलेटन एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, they were put in gaps while noble gases were placed on the extreme right hand side, और साथ ही लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स को भी इसके नीचे पुट कर दिया गया। तो ये मेन सक्सेसेस थी या मेन मेरिट्स थी मेंडल की पीरियोडिक टेबल की। अब यदि मेंडल की पीरियोडिक टेबल में सारी अच्छाइयां ही होती हैं तो आज वही टेबल चल रही होती, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद में इंप्रूव टेबल आ गई, नई मॉडर्न टेबल जिसे बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। तो इसका मतलब कुछ कमी आती है और उनको हम बोलते हैं डीमेरिट्स के में। हालांकि मैं मेंडल की टेबल को फेल नहीं बोलूंगा, फेल बोलने का मतलब उससे गलत सिद्ध करना, लेकिन उसके बेसिस पर ही तो नई टेबल का जन्म हुआ है। टेबल का फॉर्म का कंसेप्ट तो उसने दिया क्लासिफिकेशन का, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ जो इंप्रूवमेंट्स की आवश्यकता थी, डीमेरिट्स की जगह पे मैं वर्ड बोलूंगा नीड ऑफ इंप्रूवमेंट, कौन से सुधार की आवश्यकता थी इस टेबल में। तो पहला जो डिस्प्यूट आता है या डीमेरिट आता है इसका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल एल्केन मेटल से मैच कर रही थी। जैसे कि सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है और बना सकता है सोडियम प्लस आयन। बिल्कुल इस तरीके से आप नोट्स में देखें, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, H प्लस आयन बना रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ एल्केन मेटल से मैच कर रही थी। इसकी वजह से इन्होंने एलिमेंट को हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया है अबव एल्केन मेटल्स। लेकिन बाद में पता चला कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन से भी मैच करती हैं। जैसे कि हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आयन बना सकते हैं। जरा देखें साइड से कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो Cl की कन्वर्जन 287 एक इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है और लेके बनाता है ये Cl माइनस। बिल्कुल इस तरीके से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और H माइनस बना रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हेलोजन से भी मैच कर रही हैं। और जब प्रॉपर्टीज की हेलोजन से मैच कर रही है तो व्हाई शुड इट नॉट बी प्लेस्ड अबव हेलोजन्स आल्सो। बस यहीं से डिस्प्यूट पैदा होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं 11 का जो चैप्टर हमारा हाइड्रोजन वाला था उसके अंदर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि हाइड्रोजन कौन सी प्रॉपर्टी एल्केन मेटल से मैच करती है और कौन सी मैच नहीं करती, और उसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी हेलोजन से मैच करती है, कौन सी हेलोजन से मैच नहीं करती। तो वो हम वहीं पे देखेंगे। यहाँ पर इतना डिस्कशन आइडिया सफिशिएंट है कि एक प्रॉपर्टी एल्केन मेटल से मैच करती है, तो मेंडलीफ ने एल्केन मेटल के ऊपर प्लेस किया, तो इसका जो बुराई करने वाले लोग थे या कहें इनकी नेगेटिव पॉइंट ढूंढने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये हेलोजन से भी मैच करता है, तो इट शुड आल्सो बी प्लेस्ड अबव 7th ग्रुप। बोले 7th ए ये हेलोजन्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का। अब सबसे पहले तो आपको बताया था आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो बच्चों से डेफिनेशन पूछा जाएगा तो बच्चे कहते हैं आइसोटोप दोज आर हैविंग, आप दोस्त पूछा था दोस्त कौन, तो दोस्त का मतलब वो बोलते हैं फिर एलिमेंट्स। नहीं, आइसोटोप एलिमेंट्स नहीं है बल्कि एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट एटम्स ऑफ वन एलिमेंट which have different atomic masses। अब एटॉमिक मासेस की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम होंगी। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन में 3 तरह के एटम मिलते हैं, और इन 3 तरह के एटम की बात करी जाए तो ये हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, इन सबका एटॉमिक नंबर तो 1 रहेगा। हम एटॉमिक नंबर यहां लिख सकते हैं हाइड्रोजन 1, 1, 1s2 और 1s3। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है। ये 3 तरह के आइसोटोप्स हैं। अब मेंडलीफ टेबल क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उसका एटॉमिक मास पर बेस्ड था और इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं, तो दीज मस्ट बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। ये लोगों ने उनके नेगेटिव पॉइंट ढूंढने शुरू किए, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं ऐसे नेगेटिव पॉइंट पर्सनली नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ना कि एटम्स को। उन्होंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को प्लेस किया था ना कि एटम्स को। अब क्योंकि ये सारे एटम्स 1h1, 1h2, 1h3 एक ही एलिमेंट के हैं, तो दे शुड बी प्लेस्ड एट वन प्लेस। लेकिन डीमेरिट ढूंढने वाले तो जब कमियां ढूंढ नहीं पाते हैं तो ढूंढेंगे। तो उन्हें कहना जाता है कि आइसोटोप्स शुड फाइंड डिफरेंट पोजीशंस, लेकिन मेरी नजर में ये कोई ड्रॉबैक नहीं है। अब पोजीशन ऑफ आइसोबार्स बात करें, लोग यहां पे डिस्प्यूट ढूंढते हैं। पोजीशन ऑफ आइसोबार्स का कंसेप्ट ये है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ध्यान से सुने, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स with similar atomic masses are called isobars।
अब मैं आपको एक बार बता दूं कि राउंड फिगर में यदि हम एटॉमिक मासेस को लेते हैं तो दे मे बी फाउंड टू बी सिमिलर, बट एग्जैक्ट यदि एटॉमिक मासेस की बात की जाए तो सिमिलर एटॉमिक मासेस किन्हीं भी दो एलिमेंट का आपको नहीं मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। अब पुराने जमाने के हिसाब से राउंड फिगर में एटॉमिक मासेस ले रहे थे तो उन्होंने 3 इस टाइप के पेयर आइडेंटिफाई की, मान लीजिएगा जैसे कि आर्गन 1840 एटॉमिक मास 40 है, पोटेशियम 1940 और उसके बाद में कैल्शियम 2040। तो इन सबको एटॉमिक मास 40 है तो उनको कहना है जो इनकी कमियां निकालते हैं, डिमेरिट निकालते हैं, उनको कहना ये है कि दे मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेम पोजीशन। मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये भी ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, ना कि एटम्स को। अब क्योंकि ये एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो इनको एक जगह प्लेस करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। खैर, आपको तो नोट्स में पढ़ कर एग्जाम में लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है एनुमेरस पेयर का। यहां हम डिस्प्यूट थोड़ा सा कुछ केसेस में मान सकते हैं, बट नॉट इन ऑल द केसेस। मेंडलीफ टेबल में कुछ एलिमेंट, जब उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो फिर ऐसी गलतियां कहां हुई कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मासेस हायर थे, बट दे वर प्लेस्ड बिफोर देन द एटम एलिमेंट्स हैविंग लेस एटॉमिक मासेस। जैसे कि आर्गन का मास 39.9 है एंड इट वाज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम व्हिच इज हैविंग 39.1। अब पॉइंट्स में डिफरेंस है, ईमानदारी से क्या डिफरेंस है। बेसिकली इसके पीछे मेनली का कंसेप्ट था कि प्रॉपर्टीज के ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। दूसरी चीज, हम आर्गन पोटेशियम को यहां पर डिस्प्यूट दे रहे हैं, आर्गन तो मेनली के टाइम पे था ही नहीं, डिस्कवरी नहीं हुआ था, फिर भी जब लोगों को डिमेरिट्स देनी है तो देनी है। कोबाल्ट 58.9 है, इट वाज प्लेस्ड बिफोर निकेल 58.6। अब ये भी मुद्दा बना दिया गया, कोबाल्ट भारी है, कितना भारी है आप देख लीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि प्रॉपर्टी वाइज उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टी। उसमें मेन केमिकल प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट था, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम लेते हैं तो एटॉमिक मास में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जिससे कि हम प्रॉपर्टीज को डिनाई कर सकें। टेल्यूरियम 127.6 वाज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन 127, यहां भी देखिए पॉइंट्स में डिफरेंस है। वेनेडियम 54 वाज प्लेस्ड बिफोर क्रोमियम 52, यहां जरूर डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहां हम कह सकते हैं कि हैवियर एलिमेंट को हमने लाइटर एलिमेंट से पहले प्लेस कर दिया। अदरवाइज ये भी कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टीज पे मेन अटेंशन पे किया था प्रॉपर्टी वाइज। अब एक चीज देखिए, अब मासेस का करेक्शन भी तो हुआ है बाद में, फिर उसके टाइम में मासेस इतने उचित नहीं थे, बाद में करेक्शन हुआ है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के साथ साथ। अब 2 पॉइंट्स और आते हैं, इसमें एक आता है कि सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज काफी सेम थी लेकिन को अलग अलग ग्रुप में रखा गया था, इसको हम डीमेरिट थोड़ा सा मान सकते हैं। जैसे गोल्ड एंड प्लेटिनम, दोनों नोबल मेटल्स हैं, और जब दोनों नोबल मेटल्स हैं तो प्रॉपर्टी काफी कुछ मैच करती हैं, बट इनको अलग अलग ग्रुप में रखा है। जैसे गोल्ड रखा गया फर्स्ट बी में और प्लेटिनम को रखा गया 8th, आज की तारीख में हम इसको 8th बी ग्रुप भी कह सकते हैं, जो मेंडलीफ टेबल के हिसाब से 8th ग्रुप था। इसी तरीके से कॉपर की और मरकरी की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं काफी, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। लेकिन कॉपर को फर्स्ट बी में प्लेस किया गया था और मरकरी को सेकंड बी में, यानी ग्रुप डिफरेंट था। जैसे कि कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड बना सकता है जस्ट लाइक मर्क्यूरस क्लोराइड, और क्यूप्रिक क्लोराइड भी बना सकता है जस्ट लाइक मर्क्यूरी क्लोराइड। तो सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स हैं, प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, पर ये अलग अलग प्लेसेस पे रखे गए थे। और लास्ट जो नेक्स्ट डिमेरिट आती है इसमें, डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड एट सिमिलर पोजीशंस। यहां को हम मान सकते हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट, जिनको हम कॉइनेज मेटल कहते हैं, क्योंकि इनके सिक्के बनते थे पहले, कॉइन्स। They had different properties from alkali metals and even they were placed together in group first. आज की तारीख में तो ग्रुप फर्स्ट बी और फर्स्ट ए अलग कर दिया गया, लेकिन उस समय तो ग्रुप फर्स्ट में रखा गया था। तो उस नाते से हम कह सकते हैं कि ये डिमेरिट है कि कॉपर सिल्वर गोल्ड की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच नहीं करती, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिमेरिट की, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। अब इनको मेन पोजीशन, मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली, तो इनको टेबल के नीचे प्लेस कर दिया गया। तो ये ध्यान रखें, मेनली की ओरिजिनल टेबल के ड्रॉबैक नहीं थे। हमारा क्या होता है, जब कभी हम ड्रॉबैक लेते हैं तो कभी पुराने टेबल की बात करते हैं, कभी नई टेबल की बात करते हैं, सारी किताबों में कंसेप्ट दे रखा है। और जब उसकी मेरिट्स की बात करते हैं उसमें भी कभी कुछ डिस्कशन करते हैं पुराने टेबल का, कभी करते नई टेबल का। तो कहीं भी कोई लीनियरिटी नहीं है, अपनी सुविधा के हिसाब से। लोगों का कंसेप्ट ये है कि ज्यादा से ज्यादा डिमेरिट्स दें, ज्यादा से मेरिट्स दें, जिससे बच्चे एग्जाम में लिख सकें और बच्चों को मार्क्स आए। मेरा कंसेप्ट ये नहीं है। फिर आते हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। इन्होंने ये तो बताया था पीरियोडिसिटी होती है एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज की, लेकिन उसका लॉजिक क्या, कॉज क्या, ये मेनली से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसको मैं डिमेरिट मानता हूं।
जो बाद में पता चलती है कि किस तरीके से होती है, इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन चेंज हो रही है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, तो ये नई टेबल में आता है और इसी बेसिस पे नई टेबल का जन्म हुआ था। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। इट वाज ड्यू टू मोजले। मोजले की पीरियोडिक टेबल में कुछ नहीं है, मैनलिफ की टेबल में केवल एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस किया गया था। यहां पे एक नई चीज मैं आपको बताऊं, एटॉमिक नंबर कंसेप्ट वाज गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल बाय न्यूलैंड, क्योंकि एक सिंबल एक एटम को प्लेस करता था, जैसे एच एल आई इसने प्लेस किया तो ये एच हाइड्रोजन के एटम को प्लेस कर रिप्रेजेंट करता है और एल आई जो है लिथियम के, ऐसे ही एन ए सोडियम के एटम को। तो वहां पर बेसिकली एटम्स को प्लेस कर रहा था वो क्लासिफिकेशन में इस नाते से। तो उन्होंने कहा था एटम्स का नंबर, पहला नंबर एटम में हाइड्रोजन आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया लिथियम, तीसरे नंबर पे आ गया बेरिलियम, चौथे पे बोरॉन। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर वर्ड वहां पे इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन एटॉमिक नंबर वर्ड को जो लिंक किया था विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन द न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम, वो मोजले का काम था। अब जरा देखें हम लोग स्क्रीन पे अपनी कि मोजले ने 1913 में कंसेप्ट दिया था यहां पर एटॉमिक नंबर का इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज 1913। लेकिन बुक्स में इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं होता है, केवल एटॉमिक नंबर का यूं कहते हैं एटॉमिक नंबर कंसेप्ट दिया था। कंसेप्ट चेंज हुआ था एटॉमिक नंबर वर्ड, लेकिन न्यूलैंड ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। इनका एक्सपेरिमेंट था एक्सरे का, उन्होंने डिफरेंट एनोड्स पर स्ट्राइक कराया कैथोड रेज को, और कैथोड रेज को जब सॉलिड मेटल पर या सॉलिड सरफेस पे स्ट्राइक कराते हैं वहां एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, और जब एक्सरेज प्रोड्यूस हुई विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज तो उन्होंने इसको रिलेट किया फ्रीक्वेंसीज को विद द एटॉमिक नंबर, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। देखिएगा होल पॉजिटिव चार्ज, तो एटम नंबर यहां पर रिलेट किया गया था विद द पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उन्होंने यहां पर इक्वेशन दी थी कि रूट न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये न्यू या फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी यहां पर कॉन्स्टेंट्स हैं, और जेड यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, या फिर आप कहें कि यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। Moseley found that atomic number increases continuously on moving ahead in Mendeleev's periodic table। उन्होंने पता चला कि यदि Mendeleev periodic table में आगे इंप्रूव करते हैं, लगातार मूव करते हैं, तो वहां पर एक एक करके एटॉमिक नंबर इंप्रूव हो रहा है 1 2 3 इस तरीके से। और उसने कहा कि एक ये ज्यादा बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हमें आइडिया लगेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से इसने माना था कि जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर हो सकती है, वो एटॉमिक मास नहीं हो सकती। तो उन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से रिप्लेस कर दिया, और बस यही एक पॉइंट था जिसकी वजह से मेंडलीव की कुछ जो डीमेरिट्स थी ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई। मैं उन डीमेरिट्स की बात करता हूं कौन कौन सी रिमूव हुई यहां पर। और सबसे बड़ी चीज है, पहले तो यहां पर उन्होंने जो नया लॉ दिया था उसकी बात करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और इट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये देखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अभी नया मॉडर्न कह सकते हैं हम लोग पीरियोडिक लॉ आ गया। अब यहां पर कौन कौन सी डीमेरिट्स रिमूव हुई, मैनेजर एन की बात करता हूं। तो डीमेरिट्स में सबसे पहली जो डीमेरिट रिमूव हुई थी वो हुई थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार्स। अब आइसोटोप्स का कोई डिस्प्यूट ही नहीं बचा, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका सेम था, तो सारे आइसोटोप एक एलिमेंट्स के एक ही जगह पर प्लेस किए जाएंगे। और आइसोबार का कंसेप्ट ये हुआ कि जो एलिमेंट्स सिमिलर एटॉमिक मास भी शो कर रहे हैं, उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट थे, तो दे मस्ट बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। और तीसरा पॉइंट जो यहां से डीमेरिट रिमूव हुई है, एनोमलस पेयर वाली बात। एनोमलस पेयर में मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए, आर्गन को यदि पोटेशियम से पहले प्लेस किया गया था, तो इसके पीछे का लॉजिक ये देखिए, आर्गन का एटॉमिक मास 18 आ गया और पोटेशियम को 19 है, तो अब आर्गन की पोजीशन बिफोर पोटेशियम जस्टिफाई हो गई। कोबाल्ट 27 है, निकल 28 है, इसकी पोजीशन भी जस्टिफाई हो गई। इसी तरीके से और एलिमेंट्स की बात हो सकती है कि टेल्यूरियम 52 है और आयोडीन 53 है।
वेनेडियम 23 है और क्रोमियम 24 है। तो सारी पोजीशन अब जस्टिफाइड है, इनमें कोई भी अब डिमेरिट, इस तरह की डिमेरिट नहीं बचे। तो 3 डिमेरिट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गई, ऐसे या कह सकते हैं रिमूव हो गई। इस तरीके से मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में सुधार हुआ, उसमें एटम नंबर इंट्रोड्यूस करने वाला इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट यहां तो हमारे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुआ, उसका डिमेरिट मेरिट्स उसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बात करेंगे। तो इसलिए आप इस तैयारी कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, बाद में अपनी स्टडी बुक से भी कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।